इनकम एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन का वीडियो नंबर 2। हम लोग इसमें अब आते हैं अगले पार्ट पे। हमने अब तक क्या पढ़ा है? हमने अब तक फर्स्ट वीडियो में पढ़ा है कि एडी क्या होता है, एएस क्या होता है, डायग्राम वाइज चार्ट वाइज हमने पढ़ा। उसके बाद कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, उसमें एपीसी एमपीसी, सेविंग फंक्शन क्या होता है, उसमें एपीएस एमपीएस पढ़ा, और कैसे वो डिराइव होते हैं इक्वल टू 1 वो भी हमने पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक और पार्ट, प्रैक्टिकल पार्ट का। इक्वेशन है एक, टोटल कंजम्पशन कैसे निकलेगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं हाउ वी विल फाइंड टोटल कंजम्पशन, टोटल खर्चा किसको बोलते हैं? तो टोटल खर्चा बोलते हैं जो हमारा फिक्स खर्चा है, जो हम कमाए या नहीं कमाए जो लगेगा, जिसको हम लोग ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं। ऑटोनॉमस कंजम्पशन जिसको बोलते हैं, यानी सी बार इसका सिंबल है, माने फिक्स खर्चा, चाहे कमाए या नहीं कमाए जो लगेगा हमारे सेविंग से। एंड फिर जो हम कमाते हैं उसमें से भी थोड़ा पार्ट खर्चा करते हैं तो वो भी जोड़ ले, जो हम कमाते हैं उसमें से भी कुछ पार्ट खर्चा करते हैं वो भी हम जोड़ ले, यानी हमारा वो खर्चा जो इनकम पे डिपेंडेंट है। तो दोनों खर्चों को अगर हम जोड़ ले तो हमारा टोटल खर्चा निकल जाएगा। वही हमारा इक्वेशन समझाता है। सी इक्वल टू, सी माने टोटल खर्चा, सी बार माने वो ऑटोनॉमस या फिक्स खर्चा, बी माने एमपीसी मतलब जो हम एडिशनल इनकम का जो परसेंटेज खर्चा करते हैं, और वाई माने इनकम। तो यानी अगर मैं कहूँ कि मैं कुछ कमाऊँ या नहीं कमाऊँ, मेरा 3000 का खर्चा फिक्स है तो वो मेरा हो गया सी बार। मैं कह रहा हूँ मेरा इनकम है, लेट से अभी नया इनकम मैंने कमाया 10,000 रुपया, मेरा इनकम है 10,000 रुपया। अब मेरा एमपीसी दिया हुआ क्वेश्चन में मान लो मैं 70% खर्चा करता हूँ या 80% खर्चा करता हूँ, चलो 0.8 मेरा एमपीसी दिया हुआ 0.8, तो मेरा टोटल सी कैसे निकलेगा? फिक्स खर्चा प्लस वो खर्चा जो इनकम पे डिपेंडेंट है, यानी सी बार प्लस बी इंटू वाई। तो सी बार है मेरा 3000 और मेरा बी है 0.8 और मेरा वाई है 10,000। तो मैं 10,000 का यानी 0.8 यानी 8,000 खर्चा कर देता हूँ, मेरा टोटल आएगा 11,000। 3,000 फिक्स प्लस 8,000 वो खर्चा जो इनकम से अलग से करता हूँ, एक्स्ट्रा इनकम पे यानी एडिशनल इनकम से, तो मेरा टोटल खर्चा आ जाएगा 11,000 रुपये। ये मेरा होता है कंजम्पशन फंक्शन, सी बार प्लस बी वाई। बी माने एमपीसी, बी माने एमपीसी, वाई माने इनकम, सी माने टोटल खर्चा, सी बार माने ऑटोनोमस कंजम्पशन। वैसे अगर कोई मेरे से पूछे सेविंग फंक्शन कैसे डिराइव होगा, कोई अगर मेरे से पूछे टोटल सेविंग कैलकुलेट करके दिखाओ, वो कैसे निकलेगा? तो मेरा टोटल सेविंग निकलने का तरीका क्या होगा? मेरा टोटल सेविंग निकलेगा सर, मेरे को S इक्वल टू माइनस सी बार, क्योंकि जो मेरा फिक्स खर्चा है जो कमाऊं या नहीं कमाऊं वो सेविंग को नेगेटिव करता है, प्लस जब B अगर मेरा एमपीसी है तो 1 माइनस बी क्या होगा? एमपीएस, यानी मैं जो एडिशनल इनकम से सेव करता हूँ इनटू वाई। तो मेरा फिक्स खर्चा मैंने अभी कहा था मेरा 3,000 है, यानी मेरा -3,000 आंसर आएगा, प्लस बी अगर 0.8 है तो एमपीएस क्या होगा? 1 माइनस बी मानी एमपीएस होता है, एमपीएस होगा 0.2, 0.2 इंटू 10,000, क्योंकि इनकम तो मेरा गिवन है क्वेश्चन में 10,000, तो आंसर क्या आएगा? -3,000 प्लस 2,000 तो -1,000। तो अभी मेरा सेविंग नेगेटिव 10,000 है जब मैं 10,000 कमा रहा हूँ। जब मैं 10,000 कमा रहा हूँ मेरा सेविंग नेगेटिव 1,000 है। लेकिन अब यही मैं अगर 20,000 कमाने लगूँ तो -3,000 मेरा स्टार्टिंग में सेविंग है, नेगेटिव सेविंग जो फिक्स खर्चे के कारण लग रहा है, प्लस 20,000 का 20% कितना होगा? 4,000, तो ये पॉजिटिव 1,000 हो जाएगा उस वक्त मेरा। तो ऐसे मेरा एस बार भी निकलता है। तो मैंने आपको दोनों डेरिवेशन सिखाया कैसे, अगर मेरे को बोले कि सी टोटल सी निकालो या टोटल एस निकालो, तो अब तक हमने ये पढ़ा। अब आता है, यानी अब अगर एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन 8 मार्क्स का, या आपके सीबीएसई वालों के 6 मार्क्स का या 5 मार्क्स का, कि सेविंग डेराइव करके दिखाओ फ्रॉम कंजम्पशन, डेराइव सेविंग फ्रॉम कंजम्पशन, डेराइव सेविंग फ्रॉम कंजम्पशन, तो एग्जाम में दोनों डायग्राम को एक साथ यूज करेंगे और डेरिवेशन करके दिखाएंगे। ये मेरे सी का लाइन है, ये मेरी वाई का लाइन है, जहां दोनों मीट करे उसी वक्त मेरा सेविंग 0 होता है,
ये मेरी एस की लाइन है, तो ये जहाँ मीट हो रहा है मैंने एक पॉइंट ड्रॉ किया और वहीं से इसको टच किया। अब मैं बोलूँगा स्टार्टिंग में मेरा कंजम्पशन ज़्यादा, इनकम कम है, तो मेरा सेविंग नेगेटिव है। जैसे जैसे मेरा कंजम्पशन भी बढ़ेगा इनकम भी बढ़ेगा, दोनों का स्लोप पॉजिटिव है। इनकम के बढ़ने से खर्चा भी बढ़ता है और सेविंग भी बढ़ता है, इसका भी स्लोप पॉजिटिव है। लेकिन स्टार्टिंग में खर्चे के बढ़ने का स्पीड इनकम के बढ़ने की स्पीड से ज़्यादा है, तो अभी भी खर्चा ज़्यादा है और इनकम कम है, तो सेविंग पॉजिटिव की तरफ जा तो रहा है, बट पूरा तरीके से जीरो या फेवरेबल फिगर नहीं हो रहा है। लेकिन जहाँ दोनों मीट करेगा वहाँ मेरा सेविंग जीरो हो जाएगा, जहाँ पे मेरा C इक्वल टू वाई होगा वहाँ मेरा S जीरो हो जाएगा, और जैसे ही मेरा Y ग्रेटर देन C होगा मेरा सेविंग पॉजिटिव हो जाएगा। तो सेविंग फंक्शन डिराइव हुआ कि जब स्टार्टिंग में C ग्रेटर और Y कम है तो मेरा S नेगेटिव है, जब मेरा C इक्वल टू वाई है वहाँ मेरा S जीरो है, और जहाँ मेरा Y ग्रेटर देन C है, C माने एग्रीगेट डिमांड यानी C प्लस I की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, वहाँ पे मेरा S पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैंने देखो यही लिखा है, एट पॉइंट O यानी ओरिजिन इनकम C बार है, यानी मेरा कुछ तो खर्चा हो रहा है OC, इसको मैंने C नाम दे दिया, इनकम की लाइन को, खर्चे की लाइन को, AD की लाइन को, तो कुछ तो खर्चा मेरा यानी OC खर्चा हो रहा है। जब मेरा सेविंग क्या है नेगेटिव OS, सेविंग नेगेटिव है, उस समय मेरा S नेगेटिव है। जब मेरा कंजम्पशन कर्व बढ़ेगा और मेरा सेविंग कर इनकम कर्व भी बढ़ रहा है, जब वो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे दूसरे को, खर्चा और इनकम, यानी ये पॉइंट यहाँ पे C इक्वल टू वाई हो रहा है, इसको कोई एक नाम दे दो, पॉइंट E, तो मतलब एट पॉइंट OE मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आएगा जहाँ पे C इक्वल टू वाई होगा, उस वक्त मेरा S बिकम जीरो हो जाएगा। इसका भी एक नाम दे दो, पॉइंट R या कुछ भी नाम दे दो, तो बोलो एट पॉइंट R पे मेरा S क्या होता है जीरो। और आफ्टर पॉइंट E मतलब ये E जो मैंने जिसको नाम दिया जहाँ पे C इक्वल टू वाई हो रहा है, उस पॉइंट के बाद मेरा Y ग्रेटर देन C है, वहीं से मेरा S पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। ये मैंने डेरिवेशन समझा दिया। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन पे। 3 फंक्शन पढ़ रहे हैं हम इस चैप्टर में, कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, अब पढ़ने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट फंक्शन कैसे निकलेगा? तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या बोलता है, जो हम नया कैपिटल एसेट बनाने में खर्चा करते हैं उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन, पहले मीनिंग बता रहे हैं, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल। अब मैंने पहले भी आपको ये स्टार्टिंग में बताया था पिछले वीडियो में कि मेरा इन्वेस्टमेंट 2 टाइप का होता है, एक इंड्यूस्ड और एक ऑटोनोमस। इस चैप्टर में हम मानते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ ऑटोनोमस है। दोनों का पहले मीनिंग जान लो। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट विच डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट या डिपेंड्स ऑन इनकम एंड डायरेक्टली इन्फ्लुएंस बाय लेवल ऑफ इनकम, मतलब जो प्रॉफिट पे डिपेंड करता है और इनकम का लेवल बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड है वो इनकम से, वो इन्वेस्टमेंट जो इनकम से डायरेक्टली कनेक्टेड है। और ऑटोनोमस क्या हुआ, विच इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन लेवल ऑफ इनकम। तो देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जैसे मेरा आई बढ़ रहा है मेरा इनकम का इन्वेस्टमेंट का लाइन भी बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे मेरा इनकम बढ़ रहा है मेरा इन्वेस्टमेंट का लाइन भी वाई बढ़ रहा है, सॉरी आई नहीं, जैसे जैसे मेरा वाई बढ़ रहा है, वाई से Y1 हुआ तो मेरा इन्वेस्टमेंट का लाइन भी बढ़ गया, आई से I1 हो गया। इसी को बोलते हैं इंड्यूस्ड। तो डायग्राम भी हो गया, मीनिंग भी हो गया। और ऑटोनोमस क्या हुआ, सर आपका वाई से Y1 हो जाए भले, वाई से Y1 हो जाए भले, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट का लाइन वहीं का वहीं है, यानी नो चेंज। जनरली ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का बात हो रहा है, और जो इनकम के हिसाब से बढ़े वो हो गया प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ही आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है, जो इनकम के हिसाब से चेंज नहीं होता। गवर्नमेंट कमाई देख के इन्वेस्टमेंट नहीं करता। अब कोई पूछे, ये एक एग्जाम के लिए उतना काम का क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी जान लो, डिटर्मिनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के 2 डिटरमिनेंट है, मार्जिनल एफिशिएंसी, एक है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपने जो इन्वेस्टमेंट किया वो कितना एफिशिएंट है, आपको कितना एक्सपेक्टेड कमाई लग रहा है वहां से। तो अगर आपको लग रहा है एक्सपेक्टेड कमाई हाई है तो आप ज्यादा इन्वेस्ट करोगे, आपको लग रहा है एक्सपेक्टेड कमाई कम है तो आप कम इन्वेस्ट करोगे। और दूसरा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी बाजार में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, अगर बाजार में अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई चल रहा है तो आप ज्यादा इन्वेस्ट करोगे, बाजार में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम चल रहा है तो आप कम इन्वेस्ट करोगे। सॉरी उल्टा बोल गया, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ बोरिंग का बात कर रहा है, कॉस्ट ऑफ बोरिंग। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है तो आप कम इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि आपको इतना महंगा लोन लेके बिजनेस में लगाना पोसाएगा नहीं, उतनी कमाई फील नहीं होगी। लेकिन अगर मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम चल रहा है तो आप ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे।
कि तब आपको लगेगा आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल है। एक और छोटा सा टॉपिक है, एक्स एंटी एंड एक्स पोस्ट, ये दोनों के लिए बोल रहा हूं। एक्स एंटी सेविंग, एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट, एक्स पोस्ट सेविंग, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। पहले एक्स एंटी का बात करें। एंटी माने एंटीसिपेटेड, प्लान्ड, डिजायर्ड, इंटेंडेड, जो आपने सोचा, जो आपको लग रहा है हो सकता है, जो आपको लग रहा है हो सकता है, उसको बोलते हैं एक्स एंटी, उसको बोलते हैं एक्स एंटी। तो एंटी का मतलब एंटीसिपेटेड, देखो नाम ही में मीनिंग है। एक्स एंटी सेविंग मतलब जो हाउस होल्ड प्लान कर रहा है सेव करने का अपने इनकम के हिसाब से, जो हाउस होल्ड प्लान कर रहा है अपने इनकम के हिसाब से। और एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट मतलब जो बिजनेसमैन यानी फर्म्स प्लान कर रहा है अपने इनकम के हिसाब से इन्वेस्ट करने का। तो ये हो गया एक्स एंटी एंटीसिपेटेड। तो इसका इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहां दोनों एक दूसरे के इक्वल हो। जितना सेविंग है उतना ही इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग है, तो फिर वो इक्वल है। सेविंग जनरली हाउस होल्ड करता है और इन्वेस्टमेंट जनरली फर्म्स करता है। अब अगला पॉइंट आता है एक्स पोस्ट। एक्स पोस्ट माने एक्चुअल, तो एंटी माने एंटीसिपेटेड, प्लान्ड, सोच रहे हैं इतना करेंगे, एक्सपेक्टेशन है। जबकि एक्स पोस्ट का मतलब है एक्चुअल। तो जो एक्चुअल सेविंग हो वो हो गया एक्स पोस्ट सेविंग, जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हो वो हो गया एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। ये केवल मीनिंग जानने के लिए था। ये एक एम्प्लॉयमेंट का टॉपिक है, इसको मैं हाथ में रखता हूँ, इसको मैं लास्ट में कराऊंगा, ये अभी करने का नहीं, क्योंकि ये एकदम डिफरेंट टॉपिक है। तो अब मैं अगर एक बात समझाऊं, इस चैप्टर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। अगर मैं आपको एक बात समझाऊं कि हमने कितने कितने फॉर्मूलाज पढ़े, एक जगह फॉर्मूला का एक ब्रीफ रिकैपिंग करते हैं, फिर इक्विलिब्रियम का टॉपिक पढ़ेंगे और फिर मैं आऊंगा वो एम्प्लॉयमेंट वाले टॉपिक पर। वो एम्प्लॉयमेंट वाला टॉपिक उतना डिफिकल्ट नहीं है, वो बच्चे वाली बात है, आप जानते हो नॉर्मली, बस एक रिकैप देना है। अब आ जाओ, यानी हमने प्रैक्टिकल चैप्टर, अगर इस चैप्टर से हम लोग प्रैक्टिकल सम बनाने जाए तो हम क्या क्या फॉर्मूलाज पढ़ रहे हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं y इक्वल टू सी प्लस एस पढ़ा हमने, यानी y माने एस, एस इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। एडी इक्वल टू सी प्लस आई पढ़ा हमने, एस इक्वल टू बी सी प्लस एस, और एस को ही y बोलते हैं, मतलब ये कोई अलग फॉर्मूला नहीं पढ़ा हमने। एपीसी इक्वल टू सी बाई वाई पढ़ा हमने, एमपीसी इज इक्वल टू चेंज इन सी बाई चेंज इन वाई पढ़ा हमने, एपीएस इज इक्वल टू एस बाई वाई पढ़ा हमने, एमपीएस इक्वल टू चेंज इन एस बाई चेंज इन वाई पढ़ा हमने। फिर दो इक्वेशंस पढ़े, एक एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1, एक एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1। और फिर हमने पढ़ा टोटल सी कैसे निकलेगा, सी बार प्लस बी वाई, और एस कैसे निकलेगा, माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। या 1 माइनस बी का मतलब है एमपीएस और बी का मतलब है एमपीसी। ये हमने पढ़े। अब आ जाओ इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर, आपका जो बुक में पार्ट है वो वाला पार्ट, यानी इक्विलिब्रियम कैसे डिराइव होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने अब तक जो पढ़ा उससे एक फर्म अपना इक्विलिब्रियम लेवल कैसे डिराइव करेगा, तो डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो बोला इक्विलिब्रियम का पहले मतलब क्या है, when aggregate demands of goods and services equals to aggregate supply of goods and services over a period of time। यहाँ पे ओवर अ पीरियड मतलब एवरी ईयर का बात हो रहा है। तो यानी इक्विलिब्रियम डिराइव हो सकता है जब एडी इक्वल टू एस प्रूफ कर दूं, या फिर आई इक्वल टू एस यानी एस इक्वल टू आई प्रूफ कर दूं, वो भी इक्विलिब्रियम प्रूफ करना हो जाएगा। सर कैसे, देखो एडी का मतलब भी होता है सी प्लस आई और एस का मतलब भी होता है सी प्लस एस, तो सी सी कट जाए तो बचा क्या, एस इक्वल टू आई। तो यानी अगर एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई साबित कर दे हम, तो भी हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव होता है। और अगर हम सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट दिखा दें, वो भी हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट जस्टिफाई करता है। तो यानी दो अप्रोच है आपके बुक्स में इक्विलिब्रियम पॉइंट को समझाने का। पहले हम एडी इक्वल टू एएस अप्रोच से पकड़ते हैं, पहले उसको समझेंगे एग्जाम में क्या लिखना है, फिर एस इक्वल टू आई अप्रोच पे आएंगे। यही सबसे बड़ा टॉपिक बचा है, इसके बाद उतना कुछ खास बड़ी बातें बचेगी नहीं। तो देखो पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट एजम्पशन लिया जो दोनों ही अप्रोच में आप लिख सकते हो कि ये 2 सेक्टर मॉडल में काम कर रहा है। इन्वेस्टमेंट आपका ऑटोनॉमस है, माने इंड्यूस नहीं है। महंगाई का प्राइस लेवल आपका कांस्टेंट रहेगा और ये शॉर्ट रन पीरियड के लिए बात कर रहे हैं। ये चारों एजम्पशन आप जब एस इक्वल टू आई अप्रोच लिखो वहां भी लिख सकते हो,
और ये चारों एजम्पशन आप एडी इक्वल टू एएस अप्रोच में भी लिख सकते हो। तो पहले हम लोग हमेशा कोई भी जब इक्विलिब्रियम समझाते हैं तो पहले क्या एजम्पशन लिया लॉ ने वो लिखते हैं, फिर डायग्राम और उसके चार्ट को समझाते हो, फिर थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करते हैं। आप मेरी बात समझो, हम लोग 3 पॉइंट को लेकर पूरी बात को एक्सप्लेन करते हैं। पहले कुछ एजम्पशंस लिख देते हैं, फिर डायग्राम और उसके चार्ट को एक्सप्लेन करते हैं और लास्ट में उसी बात को थ्योरेटिकली विथ रीजन बताते हैं। पहले डायग्राम और चार्ट देखते हैं। तो देखो ये मेरी वाई की लाइन है। मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे निकलेगा, जहां सी, ये मेरी सी और आई की लाइन है और इन दोनों को जोड़ के मेरी क्या बनती है, सी प्लस आई की लाइन। यही तो हमने अब तक पीछे पढ़ा है सारी जगह, यही हमने हर पॉइंट पे पढ़ा है कि सी का लाइन है, आई का लाइन है, वाई का लाइन है और सी और आई दोनों की लाइन को ऐड कर दें तो बन जाता है सी प्लस आई की लाइन, यानी एग्रीगेट डिमांड की लाइन। तो जहां मेरा सी प्लस आई इक्वल टू वाई है वही मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यह हमने पहले डायग्राम में दिखाया। यानी हम लिखेंगे कि हम वाई एक्सिस में इनकम की बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस में इनकम की बात कर रहे हैं। आई मेरा ऑटोनॉमस है यानी हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस है। सी मेरा वाई एक्सिस से चालू होगा बट उसका स्लोप अपवर्ड होगा। वाई मेरा ओरिजिन से चालू होगा, 45 डिग्री का एंगल लेते हुए अपवर्ड बढ़ेगा। और सी प्लस आई होता है, सी और आई दोनों को जोड़ लूँ तो सी प्लस आई की लाइन बनती है, वो भी पैरेलल बढ़ेगी सी के, और जहां दोनों मीट करे वही मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। सी प्लस आई के बढ़ने की स्पीड हमेशा वाई से कम होगी क्योंकि मेरे इनकम के बढ़ने का स्पीड खर्चे के बढ़ने की स्पीड से कम होता है। अब इस बात को चार्ट में कैसे लिखूंगा, तो बेटा वही चार्ट है जो मैंने आपको पूरे चैप्टर में अब तक कैरी ऑन किया। जब मेरी इनकम 0 है, मेरा एग्रीगेट डिमांड कितना है 80, मेरा एग्रीगेट सेविंग कितना है 0, सप्लाई 0, यानी एडी ग्रेटर देन एएस है। जब डिमांड ज्यादा होती है सप्लाई कम, आपका इनकम बढ़ जाता है क्योंकि चीजों की प्राइस बढ़ जाती है तो आपका इनकम बढ़ा। इनकम बढ़ता है तो फिर डिमांड भी बढ़ जाती है लोगों की, कमाई बढ़ती है तो डिमांड बढ़ जाती है। तो डिमांड भी 80 से 160 होती है। अगेन वही बात, 80 करके बढ़ाना है। आपका एएस भी बढ़ गया। अब मैंने कहा था एएस क्या होता है, वाई होता है, तो जो वाई का पॉइंट पकड़ा, जो आपने इनकम के नंबर्स लिए हैं वही नंबर्स आपको एएस में लेने। तो आपका एडी बढ़ा 160 हो गया, तो एडी 160 है, एएस 100 है, अभी भी एडी ग्रेटर देन एएस है तो इनकम और बढ़ जाएगी आपकी। अब इनकम हो गई, अब इनकम बढ़ा तो खर्चा भी बढ़ा, तो 240 हो गया। देखो 80 करके बढ़ाऊंगा तो ये भी 100 से 200 हो गया। अभी भी मेरा एडी ग्रेटर देन एएस है, मतलब इक्विलिब्रियम नहीं आया है, तो अभी भी और इनकम, और मेरा इनकम बढ़ेगा, 300 हो जाएगा। जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी फिर मेरे खर्चे बढ़ेंगे, एएस भी बढ़ेगा। अभी भी एडी ग्रेटर देन एएस है तो और इनकम बढ़ेगा। अब देखो यहाँ पर 400 एडी इक्वल टू एएस आ गया, यानी यहाँ मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा। उल्टा चलूं, अगर मेरी इनकम 600 है तो मेरा एएस भी 600 है बट एडी 560 है। तो सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है तो इनकम गिरेगी, 600 से 500 हो गई। तो इनकम गिरेगी तो आपका डिमांड भी गिरेगा, तो 560 से 480 हो गया। इनकम भी 600 से 500 हो गया। एएस, अभी भी एएस ज्यादा है और एडी कम है तो और इनकम गिरेगी, तो और इनकम गिरेगी तो और डिमांड गिरेगा और एएस भी गिरेगा, तो फिर एडी इक्वल टू एएस पे आ जाएंगे। मतलब चाहे ऊपर से आए चाहे नीचे से आए, घूम फिर के हम इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएंगे। ये आपको एक्सप्लेन करना था चार्ट में। अब इसके रीजनिंग वाले पॉइंट लिख दूं और फिर आता हूँ एस इक्वल टू आई अप्रोच पे। तो एडी इक्वल टू एएस अप्रोच में हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले वही मैंने कहा था कि हर चीज का डेकोरेटिव पॉइंट होता है, आपको डेकोरेशन करना होता है कि आपका कौन सा लाइन पहले क्या बता रहा है। मेन एक्सप्लेनेशन 2-3 लाइन की ही होती है, लेकिन बाकी आपको डेकोरेशन करना होता है आंसर का। तो एडी कर्व स्टार्ट फ्रॉम वाई एक्सिस, एडी एंड एएस रिलेशन इज पॉजिटिव। वाई मेरा ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, वो इंक्रीज होगा एट 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि बोथ एक्सिस से उसका गैप सेम रहेगा। अब स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, मेरा y ग्रेटर देन एडी, अब आएगा वो रीजन। y ग्रेटर देन एडी माने डिस सेविंग है, यानी आपका प्लान इन्वेंट्री, इन्वेंट्री माने स्टॉक। देखो एक चीज सोचो, मार्केट में डिमांड ज्यादा सप्लाई कम है तो स्टॉक कम पड़ जाएगा ना बिजनेसमैन के लिए। तो इन्वेंट्री वुड लेवल फॉल बिलो डिजायर्ड लेवल। जितना स्टॉक बिजनेसमैन बचाना चाहता है उससे कम स्टॉक बचेगा। अरे डिमांड 100 पीस की है, सप्लाई 80 पीस का ही है, तो स्टॉक तो कम पड़ेगा ना। स्टॉक कम पड़ेगा तो फर्म और रिसोर्सेज को एम्प्लॉय करेगा,
मतलब और लोगों को काम पे लगाएगा, तो लोगों को काम पे लगाएगा तो लोगों का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एडी इक्वल टू एस आ जाएगा घूम फिर के। उल्टा बोलोगे मतलब अगली बार वो स्टॉक क्या करेगा, और प्रोडक्शन करेगा ना। अब उल्टा बोलो, जब मेरा एडी कम एएस ज्यादा है उस समय क्या होगा, आपका बिजनेसमैन का स्टॉक बच जाएगा। स्टॉक बच जाएगा तो नेक्स्ट ईयर कम प्रोडक्शन करेगा, घूम फिर के वापस एडी इक्वल टू एएस आ जाएगा, यानी मेरा इक्विलिब्रियम लेवल अचीव हो जाएगा। अब आखिरी हिटिंग लाइन क्या लिखनी होती है एग्जाम में, देखो मैंने स्टार्टिंग में पहला एक पैराग्राफ में क्या लिख दिया, किस एक्सिस में किस डायग्राम में क्या क्या लाइन क्या बता रही है, और फिर मैंने बता दिया स्टार्टिंग में जब एडी ग्रेटर देन एएस है तो मेरा स्टॉक कम पड़ जाएगा, तो अगली बार ज्यादा प्रोडक्शन करूंगा, घूम फिर के एडीएस इक्वल टू एएस आ जाएगा। अब मैं कहा अगर मेरा एडी कम एएस ज्यादा है तो सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है, तो मैं नेक्स्ट टाइम क्या करूंगा, मैं प्रोडक्शन को, सप्लाई ज्यादा डिमांड कम है तो प्रोडक्शन कम करूंगा, घूम फिर के वापस इक्विलिब्रियम पे आ जाऊंगा, यानी मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या बनेगा। अब देखो वो लास्ट पंचिंग लाइन, ओ एम इक्वल टू ई वाई, ओ एम ई वाई, ये मेरा इक्विलिब्रियम बन जाएगा। एग्जाम में लास्ट लाइन घुमा फिरा के लिख के आनी है, नामकरण दो और लास्ट में वो बात बोलो ओ एम इक्वल टू ई वाई होगी, वही मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। अब एस इक्वल टू आई अप्रोच पे आ जाओ, तो 4 एजम्पशन तो वही लिखेंगे। अब देखो ये मेरी इन्वेस्टमेंट की लाइन है जो कि ऑटोनॉमस है, सेविंग मेरी स्टार्टिंग में नेगेटिव है, वो बढ़ते 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 जब मेरे इन्वेस्टमेंट को टच करे वही मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, क्योंकि हमको जस्टिफाई तो यही करना है, एस इक्वल टू आई, सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हो। तब देखो मैंने यहाँ भी वही किया। फिर अब मैं चार्ट को कहाँ से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अब मैं चार्ट को ई पार्ट ले रहा हूँ। देखो मैंने एक ही चार्ट बनाया एग्जाम में आपके रिविजन के लिए, और दोनों अप्रोच आप कर पाओगे। स्टार्टिंग मेरा कंजम्पशन अगर 40 है तो सेविंग नेगेटिव है, और इन्वेस्टमेंट को मैंने फिक्स पकड़ लिया है 40 क्योंकि हाई ऑटोनोमस है। अब क्या होगा, जब मेरा इनकम बढ़ेगा 100 से 100 तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा 80 करके, कंजम्पशन बढ़ेगा लेकिन इनकम बढ़ रहा है तो मेरा सेविंग थोड़ा सा पॉजिटिव होगा, क्योंकि इनकम बढ़ता है तो सेविंग भी बढ़ता है। बट अभी भी कंजम्पशन ज्यादा है सेविंग कम है, तो अभी भी मेरा एस इक्वल टू आई नहीं हो पाया, क्योंकि एस क्या है -20 और सी क्या है 40। सी तो मैंने फिक्स कर लिया 40। फिर मेरा इनकम और बढ़ा तो मेरा कंजम्पशन और बढ़ा, लेकिन अब मेरा जितना इनकम है उतना ही कंजम्पशन है, तो मेरा सेविंग 0 है अभी भी, लेकिन एस 0 है आई 40 है, यानी अभी भी इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंच पाया। मेरा और इनकम बढ़ा 300 से 400 हुआ, मेरा और कंजम्पशन बढ़ा, बट अब मेरा सेविंग भी बढ़ के 20 आ गया, लेकिन अभी भी आई 40 है, अभी भी हम इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंचे। अब मेरा इनकम और बढ़ा 300 से 400 मेरी इनकम हुई, तो मेरा खर्चा भी 280 से 360 हुआ, बट 400 खर्च कर रहा हूँ 360 बचा रहा हूँ, तो सेविंग मेरी 40 हो गई। अब ये इक्वल टू आई आ गई, जहाँ पे सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हो वही इक्विलिब्रियम है, और यही बात उल्टे में लिखनी है, यही बात अपने को उल्टे में लिखनी है। तो एस इक्वल टू आई हो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। अब यहाँ पे भी मैं ये बताऊंगा कि मेरी सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हो वही मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। स्टार्टिंग में मेरा एस नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उसका स्लोप पॉजिटिव है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा सेविंग पॉजिटिव होता जाएगा। आई मेरा कांस्टेंट है, आई चेंज नहीं होगा इन्वेस्टमेंट। अब 2 पैराग्राफ लिख के वही लिखूंगा, स्टार्टिंग में मेरा एस लेस देन आई है, आई ऊपर है एस नीचे है ना, स्टार्टिंग में मेरी आई की लाइन यहाँ है लेकिन सेविंग की लाइन तो नीचे है उससे, तो स्टार्टिंग में मेरा एस कम आई बढ़ा है, यानी लोग खर्च ज्यादा कर रहे हैं, सेविंग कम कर रहे हैं, मतलब खर्च ज्यादा कर रहे हैं। मार्केट में इन्वेस्टमेंट खर्चे से आ रहा है, लोग सेविंग कम कर रहे हैं, कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं, तो क्या होगा, लोग ज्यादा खर्च करेंगे तो स्टॉक कम पड़ जाएगा मार्केट में, क्योंकि लोग खर्च कर रहे हैं, मतलब क्या चीज पे खर्च कर रहे हैं, खरीदने पे, तो ज्यादा खरीदेंगे तो स्टॉक कम पड़ जाएगा। वही आंसर लिख रहा हूं जो यहाँ लिखा मैंने, यहाँ भी मैंने कहा था इन्वेंट्री लेवल फॉल भी लो, यहाँ भी कहा इन्वेंट्री लेवल फॉल भी लो, फर्म और प्रोडक्शन करेगा और एस इक्वल टू आई आ जाएगा वापस। वैसे ही अगर मेरा एस ग्रेटर देन आई है, मतलब हाउस होल्ड सेविंग ज्यादा कर रहा है कंज्यूम कम, तो इन्वेंट्री बच जाएगा, नेक्स्ट ईयर मैन्युफैक्चरर कम प्रोडक्शन करेगा, कम रिसोर्सेज को एम्प्लॉय करेगा, वापस एस इक्वल टू आई आ जाएगा। यानी यहां मेरा इक्विलिब्रियम कब होता है, जब ओ आई इक्वल टू ई वाई होता है। ओ आई इक्वल टू, देखो डायग्राम एक बार टिक करता हूं,
जब मेरा ओ आई इक्वल टू ई वाई होगा, वही मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। यही मैंने, यानी दोनों में रीजन एक ही है, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, मतलब स्टॉक बचेगा नहीं तो अगली बार और बनाएगा। सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है, मतलब बिजनेसमैन कम प्रोडक्शन करेगा, क्योंकि स्टॉक बच जाएगा तो घूम फिर के इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएंगे। तो ये था पॉइंट। यानी इक्विलिब्रियम लेवल क्या होता है? जहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब अंडर एम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हैं, ओवर एम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हैं? अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब जब रिसोर्सेज का पूरा यूज नहीं हुआ, तो आपने जितना एग्रीगेट डिमांड सोचा था, डिमांड उससे कम रह जाएगा, इसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। एक्चुअल एडी आपके डिजायर्ड एडी से कम रहेगा, वो होगा अंडर एम्प्लॉयमेंट। यानी आपका इनकम गिरा तो क्या हुआ, इक्विलिब्रियम लेवल गिर जाएगा। क्योंकि डायग्राम में एक चीज गौर करो, पहले मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ है, जब मेरा इनकम वाई है, मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है। मेरा अगर इनकम गिरे तो ये वाई की लाइन को यहाँ टच कर रहा है, कंजम्पशन की लाइन को, तो मेरा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बन जाएगा। यानी मेरा डिजायर्ड डिमांड से कम हो एक्चुअल डिमांड। ऐसा कब होगा? जब रिसोर्सेज अंडर एम्प्लॉयमेंट होंगे। जब डिजायर्ड डिमांड के इक्वल होगा एक्सपेक्टेड डिमांड, यानी एडी जितना चाहते थे उतना ही होगा, तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट। और ओवर एम्प्लॉयमेंट कब होगा? जब एक्चुअल डिमांड डिजायर्ड डिमांड से ज्यादा है, एक्चुअल एडी डिजायर्ड एडी से ज्यादा होगा, तो उसको बोलेंगे ओवर एम्प्लॉयमेंट। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, व्हेन रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली एम्प्लॉयड, तो आपका एक्चुअल ओवाई इज लेस देन ओवाई, तो आपका डिमांड कम, और यहाँ ओवाई वन इज ग्रेटर देन ओवाई, तो आपका एक्चुअल डिमांड ज्यादा है, यानी ओवर एम्प्लॉयमेंट हो। ओवर एम्प्लॉयमेंट शोज एडी इक्वल टू एच हायर लेवल ऑफ रिसोर्स एम्प्लॉयड, मतलब हमारा और ज्यादा रिसोर्सेज की एम्प्लॉयमेंट हो गई है, यही तो ओवर एम्प्लॉयमेंट होता है। दुनिया में ओवर एम्प्लॉयमेंट पॉसिबल नहीं है। इन रियलिटी ग्रेटर इन एम्प्लॉयमेंट बियॉन्ड फुल लेवल इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आइडियली हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा हो रहा है, इसका मतलब बाजार में इन्फ्लेशन आ गया। ये भी एक पॉइंट आपके जानने लायक बात थी। एक छोटा सा टॉपिक है और फिर हम लास्ट दो एक टॉपिक पे आ रहे हैं, चैप्टर खत्म हो रहा है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है? जब मल्टीप्लायर वर्ड मतलब क्या होता है? अगर मैं 2+3 करूं तो इसका मतलब होता है 5, लेकिन अगर मैं 2 इंटू 3 करूं तो हो जाता है 6। अगर मैं 2+4 करूं तो होता है 6, लेकिन मैं 2 इंटू 4 करूं तो होता है 8। यानी जब कोई चीज मल्टीप्लाई होती है वो ज्यादा तेजी से बढ़ती है, बोलना ये चाहते हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है, अच्छा अब तक हमने एक चीज पढ़ा, खर्चा किस पे डिपेंडेंट है? इनकम पे। सेविंग किस पे डिपेंडेंट है? इनकम पे। लेकिन अभी यहाँ पढ़ने जा रहे हैं इनकम किस पे डिपेंडेंट है? इन्वेस्टमेंट पे। कोई बिजनेसमैन अगर ये सोचे कमाई आएगा तो इन्वेस्ट करे, सर वो बेवकूफ वाला बात कर रहे, पॉसिबल ही नहीं है। आप इन्वेस्ट करोगे तो कमाई आएगा। जियो ने स्टार्टिंग में 6 महीने इन्वेस्ट करके लॉस खाया, तब जाके उसकी कमाई आनी स्टार्ट हुई। यह हर बिजनेस का उसूल है। तो यानी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या बताता है? रेशियो बिटवीन इनकम एंड इन्वेस्टमेंट। तो इट इज ऑब्जर्व दैट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज इनकम, मतलब आपका कमाई इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे तो इनकम बढ़ेगा, और वो भी तेजी से। मतलब आप जितना इन्वेस्ट करोगे इनकम उससे ज्यादा स्पीड बढ़ेगा, सेवरल टाइम्स। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का सिंबल है के। फॉर्मूला 2 या 3 है। एक है चेंज इन वाई बाई चेंज इन आई। देख लो यहाँ पे आई नीचे है, वाई ऊपर है। यानी इन्वेस्टमेंट जितना चेंज होगा उतना ही इनकम में चेंजेस, उससे तेजी से इनकम में चेंजेस आएगा। के का एक और फॉर्मूला 1/1 माइनस एमपीसी, और 1 माइनस एमपीसी को एमपीएस बोलते हैं, तो एक और फॉर्मूला बन गया 1/एमपीएस। यानी के का डायरेक्ट रिलेशन है एमपीसी से, ये बात बताना चाहते हैं। जैसे जैसे एमपीसी बढ़ेगा वाई बढ़ेगा, वैसे वैसे एमपीसी बढ़ेगा। इसका डेरिवेशन कैसे आया? चेंज इन वाई इक्वल टू चेंज इन सी बाई चेंज इन आई। अब सबको डिवाइडेड बाई बोथ साइड डिवाइडेड बाई चेंज इन वाई, तो चेंज इन वाई बाई चेंज इन वाई, चेंज इन सी बाई चेंज इन वाई, चेंज इन आई बाई चेंज इन वाई। चेंज इन वाई बाई चेंज इन वाई का मतलब हो गया कट कटा के 1। चेंज इन सी बाई चेंज इन वाई को एमपीसी बोलते हैं, और चेंज इन आई बाई चेंज इन वाई अभी मैंने आपको पढ़ाया उसको 1/k बोलते हैं। तो यानी 1/1 माइनस एमपीसी फॉर्मूला बना। जे एमपीएस से इनवर्सली रिलेटेड है, यानी एमपीसी से उसका डायरेक्ट रिलेशन है, और
सेविंग से उसका इनवर्स रिलेशन है। ये बात आपको उतना एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है। देखो मैंने यहाँ पे बताया, यहाँ पे मेरा मान लो ये मेरा इनकम का लाइन है, मेरा y1 हो जाए, अगर ये मान लो मेरा एडी था, अगर एडी के एससी प्लस आई, अगर मैं और आई को बढ़ाऊं, यही तो हो रहा है, चेंज इन आई हो रहा है ना, आई चेंज हो रहा है, तो मैंने और थोड़ा आई बढ़ा दिया, इन्वेस्टमेंट और ज्यादा किया, गवर्नमेंट ने अपना ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाया, अगर तो क्या हो जाएगा, सी प्लस आई प्लस चेंज इन आई हो जाएगा, तो नया इक्विलिब्रियम लेवल बन जाएगा। तो पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था, अब नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बढ़ेगा, मतलब इनकम बढ़ गया। यही तो बोल रहा था कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट बढ़े तो आपका इनकम भी बढ़ेगा, वो भी और तेज बढ़ेगा। ये बात आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की। देखो ओवाई इनकम व्हेन नॉर्मल कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट, जब नॉर्मल कंजम्पशन था तब ओवाई इनकम था, लेकिन ओवाई 1 हो जाएगा जब मैंने आई को बढ़ाया। तो चेंज इन वाई टू y1 इज ग्रेटर देन चेंज इन डेल्टा आई, मैंने डेल्टा आई को थोड़ा सा बढ़ाया मेरा, लेकिन इनकम बहुत तेज बढ़ा। यानी इन्वेस्टमेंट को अगर मैं बढ़ाता हूं तो इनकम उससे ज्यादा तेज बढ़ेगा। आखिरी 2 टॉपिक पे आ रहे हैं हम लोग, मेरे ऊपर एम्प्लॉयमेंट वाला टॉपिक बाकी है, वो पढ़ाना है। उसके पहले एक छोटा टॉपिक और है, एक्सेस डिमांड और डिफिशिएंट डिमांड क्या होता है और गवर्नमेंट उसको ठीक करने के लिए एक्शन क्या लेती है। बहुत काम का टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, छोटा टॉपिक नहीं है ये मेजर टॉपिक है। और इसके बाद एक छोटा टॉपिक बचेगा केवल एम्प्लॉयमेंट वाला, वो ज्ञानबाजी है, उसमें कुछ बहुत ज्यादा बात नहीं है। तो सबसे पहले समझो एक्सेस डिमांड और डिफिशिएंट डिमांड का मतलब। एक्सेस डिमांड मतलब एडी ग्रेटर देन एएस, सप्लाई से ज्यादा डिमांड है, इसको एक्सेस डिमांड बोलते हैं। हाँ, एक बात कॉमन है, जब मैं फुल एम्प्लॉयमेंट कर रहा हूं तब बात कर रहा हूं, मतलब मैं अपने पूरे रिसोर्सेज को यूज कर रहा हूं तब यह बात हो रही है। एडी ग्रेटर देन एएस corresponding to full employment level of output in the economy, मैं अपना पूरा एम्प्लॉयमेंट लगा रहा हूं आउटपुट का। तो क्या होगा, अगर एडीए तो सी प्लस आई प्लस चेंज इन आई से नया एडीए हो जाएगा, तो इस गैप, ये गैप बढ़ जाएगा। एक्चुअल जो है वो डिजायर्ड से ज्यादा है, ये मेरा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे एक्चुअल, जो मैंने पीछे भी एक्सप्लेन किया था। इट गिव्स राइज टू इन्फ्लेशनरी गैप, इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अगर आपका एक्चुअल डिमांड इज ग्रेटर देन डिजायर्ड एडी रिक्वायर्ड, अगर आपका एक्चुअल डिमांड इज ग्रेटर देन डिजायर्ड डिमांड, तो फिर आपका मार्केट में इन्फ्लेशन आएगा। तो ये जो ईएफ बनेगा, ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट था, ऊपर मेरा एफ, ऊपर नाम पॉइंट को मैंने एफ नाम दिया। जो ये इंक्रीज हो रहा है इसी को बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप, यानी महंगाई बढ़ेगी। इसके रीजन क्या है, तो राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, लोगों का खर्च करने का एवरेज बढ़ रहा है और सेविंग कम कर रहे हैं, इसलिए महंगाई बढ़ रही है। टैक्सेस बढ़ जाएंगे, गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा रहा है, इसलिए महंगाई बढ़ रही है। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट गिरेगा, क्योंकि आपके देश के प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ा हुआ है तो इंपोर्ट कम हो जाएगा इसका। और डेफिसिट फाइनेंसिंग, मनी सप्लाई बढ़ रहा है मार्केट में, इसलिए भी इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो इन्फ्लेशन बढ़ने के रीजन ये हुए। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, देखो इन्फ्लेशन बढ़ने का, इन्फ्लेशन बढ़ा ऊपर मैंने समझाया, अब मैंने समझाया उसका रीजन, अब पढ़ा रहा हूं इम्पैक्ट। इसका इफेक्ट क्या होगा, आउटपुट पे क्या इफेक्ट होगा, एम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट होगा और महंगाई पे क्या इफेक्ट होगा। अगर इन्फ्लेशनरी गैप आता है तो उससे आउटपुट पे क्या इफेक्ट होगा, नो इफेक्ट एज ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट, नो आइडियल कैपेसिटी, तो ये आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि आप फुल एम्प्लॉयमेंट पे हो, कोई आइडियल कैपेसिटी है ही नहीं। एम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट होगा, नो इफेक्ट एज नो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड, कोई आदमी अपनी मर्जी से खाली बैठा ही, कोई आदमी जबरदस्ती खाली बैठा ही नहीं है, रिसोर्सेज का पूरा यूज हो रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट में भी और चेंज का कोई जगह नहीं है। तो आउटपुट में नो चेंज, एम्प्लॉयमेंट में नो चेंज, लेकिन महंगाई बढ़ जाएगा, प्राइस लेवल बढ़ जाएगा, चीजों के दाम बढ़ जाएंगे। अच्छा, डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है, जब आपका जो एक्चुअल एडी है उससे कम एडी रह रहा हो, जितना रहना चाहिए, सॉरी डिजायर्ड से कम है एक्चुअल एडी, उल्टा बोल गया था, डिजायर्ड से कम है एक्चुअल एडी, उस गैप को बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप, यानी एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये तो पॉइंट कॉमन है, ये डिफ्लेशनरी गैप को राइज करेगा। इन्फ्लेशनरी गैप का उल्टा सारा पॉइंट लिखना है आपको, मैंने वहां क्या लिखे थे, यहाँ लिखा है कि लोगों का प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ा इसलिए, यहाँ कहेंगे लोगों का प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम घटा इसलिए,
यहाँ बोलेंगे रिडक्शन इन टैक्सेस, यहाँ बोलेंगे इंक्रीज इन टैक्सेस, यहाँ बोलेंगे गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ा रहा है, वहाँ बोलेंगे गवर्नमेंट अपना खर्चा घटा रहा है, यहाँ बोलेंगे इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, वहाँ बोलेंगे डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, यहाँ बोलेंगे फॉल इन इम्पोर्ट तो वहाँ बोलेंगे राइज इन इम्पोर्ट, यहाँ बोलेंगे इंक्रीज इन एक्सपोर्ट तो वहाँ बोलेंगे डिक्रीज इन एक्सपोर्ट, यहाँ बोलेंगे डेफिसिट फाइनेंसिंग तो वहाँ बोलेंगे सरप्लस इन्वेस्टमेंट। ये उसके रीजंस हो गए। इफेक्ट अगेन वही 3। आउटपुट पे क्या इफेक्ट होगा सर? मेरा इंक्रीज इन स्टॉक होगा, स्टॉक बच जाएगा यानी अगले साल से कम प्रोडक्शन होगा, यानी प्रोडक्शन गिरेगा, आउटपुट गिरेगा, आउटपुट गिरेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी गिरेगा और महंगाई भी गिरेगी, तो तीनों चीज गिरेगा इस केस में। अब गवर्नमेंट के पास स्टेप क्या है इसको ठीक करने का? आखिरी आंसर है इस पार्ट का, गवर्नमेंट के पास स्टेप क्या है ठीक करने का? तो गवर्नमेंट अपना खर्चा को ज्यादा, अगर अभी एक्सेस डिमांड है, हाँ तो हम पढ़ रहे हैं कि मेजर्स क्या लेगा गवर्नमेंट इसको ठीक करने का। ये आंसर रॉन्ग लिखा हुआ है। गवर्नमेंट अपना स्पेंडिंग को कम करेगा। अगर अभी मार्केट में एक्सेस डिमांड है तो गवर्नमेंट अपना खर्चा कम करेगा ताकि डिमांड टूटे, और अगर डिमांड गिरी हुई है तो गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ाएगा। अगर अभी एक्सेस डिमांड है तो टैक्सेस को बढ़ाएगा ताकि लोगों का कंजम्पशन पावर कम हो, टैक्स बढ़ेगी, चीजें महंगी होगी, लोग कम खरीदेंगे, डिमांड टूटेगा। अभी डिमांड एक्सेस है तो तोड़ना है। अब वही अगर डेफिशिएंट डिमांड हो तो गवर्नमेंट टैक्सेस को कम करेगा। इन दोनों मेजर्स को क्या बोलते हैं? फिस्कल मेजर्स। इन दोनों मेजर्स को बोलते हैं फिस्कल मेजर्स। और जबकि मॉनेटरी मेजर्स हो गए ये वाले, मॉनेटरी मेजर्स यानी वो जो आरबीआई करता है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव अप्रोच। तो आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन में सेल करेगा आरबीआई की सिक्योरिटीज को, अगर एक्सेस डिमांड है तो बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर सबको बढ़ा देगा अगर मार्केट में एक्सेस डिमांड है तो, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करना स्टार्ट कर देगा। अगर वही मार्केट में डेफिशिएंट डिमांड है तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करना स्टार्ट करेगा और बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर सबको गिरा देगा। और क्वांटिटेटिव अप्रोच में क्या करेगा? मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देगा अगर एक्सेस डिमांड है तो, मेंटल प्रेशर्स को बढ़ाएगा कि और उधार मत दो, क्रेडिट रेशियो बना देगा कि इससे ज्यादा इस पर्टिकुलर काम के लिए उधार मत दो। लेकिन भाई अगर डिफिशिएंट डिमांड है तो एनकरेज करेगा कि और क्रेडिट दो, मेंटल प्रेशर बनाएगा कि और क्रेडिट दो, मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर देगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है? वो कितना सिक्योरिटी रखना पड़ता है लोन लेने के लिए। तो अगर गवर्नमेंट को डिमांड तोड़वानी है तो बोलेगा ज्यादा सिक्योरिटी रखवाओ लोन देने के लिए, और अगर डिमांड बढ़वानी है तो बोलेंगे कम सिक्योरिटी रखवाओ लोन देने के लिए। और ये क्रेडिट रेशियोनिंग का तरीका विड्रॉ कर लेगा गवर्नमेंट। तो ये सब तरीका यूज करेगा गवर्नमेंट। 3 सेक्टर मॉडल आपके सिलेबस में नहीं है, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। अब बचा एक छोटा सा टॉपिक और पूरा चैप्टर खत्म हो गया। फुल एम्प्लॉयमेंट, इनवॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट और अंडर वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। 3 टॉपिक पढ़ रहे हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, और वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, और चैप्टर खत्म हो जा रहा है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है जितने लोग इस देश में काम करना चाहते हैं और करने की ताकत रखते हैं, माने विलिंगनेस और एबिलिटी है। 2 पॉइंट, पीपल आर विलिंग टू वर्क एंड एबल टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, मतलब अभी जितनी वेजेस चल रही है उस वेजेस पे। कोई अगर ये बोले कि वेजेस ज्यादा मिले तो काम कर लूंगा, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे। अभी जो वेजेस चल रहा है मार्केट में उस वेज रेट पे काम करने का मन और ताकत दोनों है, उनको अगर काम मिल रहा है विदाउट एनी डिफिकल्टी, उसी को बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। देखो गवर्नमेंट ना बूढ़ों को, बच्चों को नहीं गिनेगी, इनकैपेबल पर्संस को नहीं गिन रही है, क्योंकि गवर्नमेंट उनको लिए वैसे भी जॉब अरेंज नहीं कर सकती। तो गवर्नमेंट यहाँ बात करिए जो काम करने लायक है, काम करने को तैयार है, माने एबिलिटी है, विलिंगनेस है इस पर्टिकुलर वेज रेट में काम करने की, क्या उन सबको काम मिल रहा है तो फुल एम्प्लॉयमेंट है। अगर उन सबको काम नहीं मिल रहा है तो उसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। तो यानी अब आता है अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट माने अगर उल्टा बोल दो, जो विलिंगनेस और एबिलिटी रखते हैं बट काम नहीं मिल रहा है, उसको बोलेंगे इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। जबकि वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या हुआ, अपनी इच्छा से काम नहीं करना चाहते, मतलब काम मिल भी रहा है, करना भी चाहते हैं बट काम मिल भी रहा है बट करने का मन नहीं है, ताकत भी है बट करने का मन नहीं है, उनको बोलते हैं वॉलेंटरी। वॉलेंटरी मतलब अपनी इच्छा से, इनवॉलेंटरी मतलब मजबूरी से। अब 2 टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट होता है, फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल। फ्रिक्शनल मतलब टेम्पररी पीरियड के लिए जो लोग अनएम्प्लॉयड हो, माने मैंने एक जॉब छोड़ा दूसरा जॉब ज्वाइन किया, उसके बीच में कुछ दिन खाली बैठा हूं,
या मुझे पता नहीं है कहाँ पे काम अवेलेबल है, जैसे ही पता लगा मैं काम लग गया। अभी लेबर मार्केट का हालत ठीक नहीं है इसलिए काम नहीं मिला, थोड़ा हालत ठीक होते काम मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ों में जब अनएम्प्लॉयमेंट आता है उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल, यानी कुछ टाइम के लिए, टेम्पररी। जबकि स्ट्रक्चरल क्या हुआ, जिस टाइप का मार्केट में काम का लेबर अवेलेबल है उस टाइप का काम नहीं है बाजार में। मैं पढ़ाने को तैयार हूँ अकाउंटेंसी, बट फिजिक्स का जॉब अवेलेबल है। तो अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू मिसमैच बिटवीन अनएम्प्लॉयड पर्सन एंड डिमांड फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्कर। जिस टाइप का वर्कर का डिमांड है वैसा वर्कर अवेलेबल नहीं है, जो वर्कर अवेलेबल है उस टाइप का काम अवेलेबल नहीं है, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये हुआ। और इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या हुआ, ऑल पीपल विलिंग एंड एबल टू वर्क। इनवॉलेंट्री मतलब मजबूरी से अनएम्प्लॉयड, मतलब उनका विलिंगनेस भी है, एबिलिटी भी है उस वेज रेट में काम करने का, बट काम अवेलेबल नहीं है, दैट इज इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट इसी पे फोकस करता है कैसे इसको ठीक किया जाए। तो ये था ये पूरा चैप्टर।